नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जर्मनी की सबसे बड़ी और पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद को बंद कर दिया गया है। यह मस्जिद ब्लू मोसिक के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित रही है। जर्मन पुलिस का कहना है कि इस मस्जिद को शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जो ईरान सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। असल में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह समर्थन करती है और ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। जर्मनी ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस ने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग से जुड़ी मस्जिदों पर भी इस्लामी उग्रवाद से जुड़े होने, ईरानी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। जर्मनी की घरेलू एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग यानी IZH का ईरान की कई मस्जिदों और संगठनों पर काफी गहरा प्रभाव है। इस पर 1993 से ही जर्मनी की खुफिया एजेंसियों की नजर है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में पुलिस ने इस्लामी आतंकवाद से जुड़े होने के शक में 54 जगहों पर छापेमारी की। इसमें मस्जिद के अलावा लोगों के घरों में भी छापे मारे गए। इसे इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ जर्मनी में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। ईरान ने इस कदम की आलोचना की और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा है कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं और चरमपंथी संगठनों से जुड़े हैं। गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने इन पर यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। अब सवाल उठ रहा है कि जर्मनी अपने देश में कार्रवाई करे तो ईरान को क्या समस्या होनी चाहिए। अगर हो रही है तो साफ है कि जर्मनी में कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों के पीछे ईरान का सक्रिय नेटवर्क काम कर रहा है और ये नेटवर्क तब तक काम करता रहा जब तक कि जर्मनी के इस्लामीकरण वाले एजेंडे का खुलासा नहीं हुआ। साजिश का यह खेल दशकों पुराना है। ईरान से आए प्रवासियों ने 1953 में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग की स्थापना की थी। IZH हैम्बर्ग में इमाम अली मस्जिद का संचालन संभालती है, जो जर्मनी की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग ईरान के सर्वोच्च नेता के प्यादे के रूप में काम करती है। जर्मनी में एक इस्लामिक क्रांति लाना, जिसका मकसद है जिससे शासन एक धार्मिक शासन के रूप में स्थापित हो सके। जर्मनी की एक अदालत के आदेश पर जर्मनी के 8 राज्यों में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग के से जुड़े 53 ठिकानों पर छापेमारी की गई। IZH को जर्मन भाषा में इस्लामी श्रेष्ठ जेंड्रम हैम्बर्ग के नाम से जाना जाता है, जिस पर अब प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध नवंबर में की गई 55 संपत्तियों की तलाशी के बाद मिले सबूतों के आधार पर लगाया गया। जर्मनी के शिया मुस्लिमों के बीच ईरानी सरकार का एजेंडा चलाने शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप है। हैम्बर्ग में इमाम अली मस्जिद अपने फिरोजी रंग की बाहरी दीवारों के लिए मशहूर है। इस कारण से उसे नीली मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। अब इस मस्जिद के अलावा 4 अन्य शिया मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया है। फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन में भी IZH से जुड़े समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने भी इन पर यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। अब सवाल है कि इस घटना का भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है और कैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संस्थाओं पर भारत में लगाम लगाई जाए। तो आपको बता दें कि ऐसी कट्टरपंथी इस्लामिक संस्थाओं का एकमात्र मकसद भारत को मुस्लिम देश बनाना है। इसके लिए आतंक और जिहाद का सहारा लिया जाता है। 90 के दशक में पूरा भारत ही ऐसे जिहादियों की चपेट में आ गया था। ऐसे जिहादियों का मकसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें खोखली करके
अपना तंत्र स्थापित करना है। हालांकि मोदी सरकार में उन तत्वों को विदेशों में एलिमिनेट किया जा रहा है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। भारत के पक्ष में हो रही यह कार्रवाई पाकिस्तान, यूएई, कनाडा सहित अमेरिका में भी देखी जा रही है। इजरायल से मिल रहा समर्थन आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कारगर हथियार साबित हो रहा है। लेकिन भारत के सामने आंतरिक चुनौतियां बड़ी हैं, जिन्हें कई बार भारत के ही राजनीतिक दलों का संरक्षण और प्रश्रय मिलता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक हैं, हरिमोहन कौशिक जी रिसर्चर के तौर पे जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हरिमोहन कौशिक जी से, आतंक का यह कारोबार ईरान से निकला और जर्मनी तक पहुंच गया, पूरे यूरोप को अपनी जद में ले लिया है और भारत में भी इसी तरह के सेंटर हैं। आपको क्या लगता है, इनके बीच में कोई लिंक है या यह केवल जर्मन सेंट्रिक अप्रोच थी? सर देखिए, लिंक का तो मैं इतना कहूंगा कि इन सब चीजों के बीच में एक कॉमन लिंक रिलीजियस, या तो हम उसे मोहम्मद साहब कहेंगे रिलीजियस सेक्ट है, जो हमारे को पैनलिस्ट है वो बताएंगे कि ये इसे रिलीजियस सेक्ट माने या फिर ये सारे का सारा ठीकरा जो है वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो जो गजवाए दिस वर्ल्ड करना चाहते हैं वो है। प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही है कि आप सभी जगह पर पैटर्न कॉमन देखेंगे। एक पैटर्न अमेरिका के अंदर है, वो भी एग्जैक्टली यही है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज को बंधक बना लिया जाता है। ये पैटर्न ब्रिटेन के अंदर भी है, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो लंदन की सड़कों के ऊपर जितनी ब्रुटैलिटी के साथ सारे काम हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं उसे आप देखेंगे। पेरिस के अंदर कल की खबर है, ऑस्ट्रेलियन जो एक टूरिस्ट थी उसको रेप किया गया, उससे पहले पुलिस वाले, ओलंपिक्स से पहले पुलिस वाले को स्टैबिंग की गई। जर्मनी से लेकर बर्मिंघम तक स्टैबिंग से लेकर सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने का एक आम पैटर्न है। सर ये रेडिकलाइज्ड माइंडसेट इंडिया में भी है। अगर हम देखें, अगर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि पहले ये पत्थर चला रहे हैं, और उससे पहले एक वो मौलाना साहब कह रहे होते हैं कि जी आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। अब वो मौलाना, चाहे वो मौलाना एक हैं या मौलाना तौकीर रजा है या देवबंद वाले हैं, तो सर ये एक माइंडसेट है जो टिपिकली मौलाना भड़का रहे हैं या रिलीजियस सेक्ट में लिखा है, क्योंकि मैंने और आपने तो शायद रिलीजियस सेक्ट पढ़े नहीं है, हम तो मौलाना को जानते हैं। और ये जो मौलाना क्लास है ये हर जगह पर इनको फाइनेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भले ही ईरान और सऊदी अरेबिया में है, लेकिन ये काम करने वाली ये गैंग्स है। और इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम और है कि सर इन्हें जस्टिफाई करने के लिए जो सो कॉल्ड सेक्युलर और सो कॉल्ड मॉडरेट हम सबके बीच में बैठे हुए हैं, जो कहेंगे, एक तरफ तो कहेंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और साथ में वो ये भी कहेंगे कि नहीं यार दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन जैसे ही उसके बेनिफिट्स होते हैं वो सारे अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो सर अलग अलग तरीके से इसको देखना पड़ेगा, एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट का। करोड़ी सिंह जी, हाँ जी, करोड़ी सिंह जी, आखिर जब कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों की जद में एक तरीके से पूरा यूरोप आ चुका है, उसके बावजूद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिख रही है जिसके जरिए इस पे नियंत्रण लगाया जा सके। अभी भी तुष्टीकरण का जो शब्दावली यूज किया जाता है भारत में, वो पूरी दुनिया में दिखता है। सीधी कार्रवाई करने से बचा जाता है। यहूदियों के खिलाफ नफरत पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, और ये तो बहुत छोटी कार्रवाई की आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए प्रसून जी, आपने जो बताया है जर्मनी की कार्यवाही और भारत में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जर्मनी की इंटेलिजेंस 2017 से इस पे वॉच रखी हुई थी और इनकी गतिविधियों को अच्छी तरह से मॉनिटर कर रही थी। उसके बाद जब इजराइल में हमास का अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद जर्मनी में एंटीसेमिटिज्म स्टार्ट हुआ और उसका भी ये हवा दे रही थी मस्जिद। तो इसलिए लंबे समय से जर्मन सरकार इस पे नजर रखे हुए थे और 2 नवंबर में भी रेड मारा, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। लेकिन भारत से इसको हम जोड़ के इसलिए नहीं देख सकते
क्योंकि भारत में जो मेजर ग्रुप है वो इस तरह के गतिविधियों में वो सुन्नी ग्रुप है और ये शिया है। तो हमें इस्लाम को एक मोनोलिथ या एक ही चीज मान के नहीं चलना चाहिए। इसमें भी अलग अलग सेक्ट हैं, उनके अलग अलग करोड़ी सिंह जी, एक जानकारी और मैं ऐड करना चाहता हूं, फिर आपसे जवाब लूंगा कि जर्मनी ने एक और बड़ा फैसला किया है कि जो तुर्की के इमाम जो तुर्की से ट्रेनिंग लेकर जर्मनी में आए थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है और 1000 इमामों को, वो ऐसे इमाम होंगे जो जर्मनी में पैदा हुए होंगे, जर्मन की सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं, उसकी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे इमामों को तैयार करके अब इन मस्जिदों में रखा जाएगा। और उसका मकसद केवल एक है कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का बचाव करें, वो सऊदी अरब से या ईरान से या इराक से प्रभावित ना हो, उनको अपने देश के मुद्दों की समझ हो, संस्कृति की समझ हो। यह बहुत बड़ा कदम है। क्या भारत को इससे कुछ सीख लेने की जरूरत है? देखिए, ये जर्मनी के होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है। ये जो अतिवादी तत्व हैं जो जर्मन समाज का ताना बाना है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में है। तो जर्मनी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और केवल जर्मनी में नहीं, करीब करीब विकसित देशों में ये एक तरह का आंदोलन चल रहा है कि जो माइग्रेंट्स आए तो और माइग्रेंट्स आके हमारे यहाँ का सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब नहीं करें, हमारी संस्कृति व सभ्यता है उसको भी प्रोस्पर होने दें, उसको डिटरमिन नहीं करें। तो ये तो केवल इसमें नहीं है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव हैं उनमें भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है कि जो शक्तियां अब उभर रही हैं वो इनके विरोध वाली विकसित देशों में उभर रही हैं कि इन पे इस तरह से अतिवादी तत्व हैं, उन पे प्रतिबंध होना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ एक हम इस सीमा तक जाएं कि इस्लामोफोबिया हो जाए, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने भी ये कहा भाई इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने जो यूएन जनरल असेंबली में स्टैंड दिया, भारत ने कहा भाई एक इस्लाम को सिंगल आउट क्यों करते हैं, रिलीजियोफोबिया होना नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म के अगेंस्ट में हो, चाहे वो हिंदू फोबिया हो, क्रिश्चियन फोबिया हो। करोड़ी सिंह जी, अभी विषय ये नहीं है कि इस्लामोफोबिया है कि हिंदू फोबिया है, अभी विषय केवल इतना है कि आतंक वाला विषय किसके लिए नासूर बनता जा रहा है, ये तो पूरे देश दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपने देश दुनिया घूमा है, आप कट्टरपंथियों से भी मिले हैं और उदारवादियों से भी मिले हैं, क्या भारत में भी इस्लाम का भारतीयकरण होना चाहिए या नहीं? देखिए पृथ्वी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है यहूदियों का, तो मैं इजराइल भी गया हूं और फिलिस्तीन भी गया हूं जी 2004 में। मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में किसी से लड़ाई नहीं है। शुरू से जो लड़ाई चली आ रही है प्राचीन, वो चली आ रही है इस्लाम वर्सेस यहूदी, जो यहूदा के लोग थे और इस्लाम के लोग, इन दोनों की लड़ाई चली आ रही है, जिसका नतीजा है पूरी दुनिया में इन्होंने अपने अपने गुट में शामिल किए हैं। जैसे अभी तक क्या था कि यहूदी जो थे खुलकर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ईरान के जो लोग थे उनको बाहर दूसरे देशों में सपोर्ट किया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अभी आपने बताया कि पुरानी मस्जिद जो है हैम्बर्ग की, वो जो इतनी पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद के जो चल रहा था हिसाब किताब, उस पर निगाह 1993 से थी सारी एजेंसियों की। और जो बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, इन सभी जगहों पे जो बैन लगाया गया और छापे मारे गए, उसमें कुछ ना कुछ तो मिला होगा, इसलिए किया गया। और जहाँ तक सवाल है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान सेफ हाथों में है। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि यहाँ पर अभी देखिए जो गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट, इसने क्या किया है कि जो बाहर से पैसा आ रहा था, किसी भी एजेंसी के नाम से आ रहा था, किसी से एनजीओ के नाम से आ रहा है, सब पे सख्ती बरती गई। यहाँ तक कि जो नहीं, विषय इससे बड़ा है डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी। विषय ये है कि भारत में भी इस्लाम का भारतीयकरण होना चाहिए या नहीं। कारण क्या है कि अगर इस्लाम को मानने वाले भारत के मुसलमान अगर अपनी चीजों के लिए सऊदी अरब की ओर मुंह उठा के देखेंगे, ईरान की ओर मुंह उठा के देखेंगे, इराक की ओर मुंह उठा के देखेंगे, तो यह तय मान के चलिए कि उनके देश का एजेंडा ही भारत में लागू होगा। भारत की सभ्यता संस्कृति कभी भी फल फूल नहीं पाएगी। तो फिर आपसे सीधा सवाल है कि क्या इस्लाम का भारतीयकरण होना चाहिए या नहीं? देखिए, सवाल इस्लाम है,
पूरी दुनिया में एक ही इस्लाम है। जहां तक सवाल है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट सऊदी में थे, मक्का उनका हमारा सेंटर है इस मामले में, वो किसी का नहीं है, इवन सऊदी का भी नहीं है। सऊदी मक्का होने के बाद और प्रॉफिट होने के बाद वो उनका भी नहीं है, पूरे दुनिया के मुसलमानों का एक सेंटर है, जहाँ तक सवाल है। और जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर शिया और सुन्नी दो ग्रुप रहते हैं, और ये जो छोटे मोटे मौलाना लोग हैं जो इस तरह से जैसे अभी बताया गया बरेली के और इधर उधर के लोग, ये एक मामले को पैसे खा के विदेशों से हेल्प लेके इन पे सख्त निगाह रखनी चाहिए और इन पे एक्शन लेना चाहिए। और बाकी कुछ नहीं है हमारे हिंदुस्तान में सब समझदार लोग हैं, और ये लोग निचले स्तर पे जाके अपनी रचनाएं रचते हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ वैश्विकता फैलती है। वरना हमारे देश की सभ्यता एकता हमेशा से रही है। हमारे देश में सभ्यता और एकता एक से रही है। ऐसे लोगों का भारत पे प्रभाव कम पड़ता है। हरिमोहन कौशिक जी, इन लोगों को चेक करना है। जी हरिमोहन कौशिक जी, जर्मनी में तकरीबन 7% मुसलमान है, जिनकी संख्या के हिसाब से 55 लाख बताई जाती है, और जर्मनी में 2500 मस्जिद हैं। अब वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल कह रही हैं कि इमामों को ट्रेन किए जाने की जरूरत है, उनका जर्मनीकरण किया जाना चाहिए। तो क्या भारत में भी इमामों का, यहाँ के इस तरह के मौलानाओं का भारतीयकरण किया जाना चाहिए या नहीं? सर, अभी अमीन साहब ने एक शब्द यूज किया था, इस्लाम, और वो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड यूज किया था। इस्लाम है, और हर मुसलमान जो है वो मक्का मदीना की तरफ देखकर ही सब चीजों को डिसाइड करेगा। अगर हम में से कोई भी यहाँ पर किसी तरीके की गलत फहमी में है कि जर्मनाइजेशन ऑफ इस्लाम हो जाए या इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम हो जाए या फिर अमेरिकनाइजेशन या कुछ भी हो जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर अगर आप जरा सा भी जर्मनाइजेशन ऑफ इस्लाम करने की सोचते हैं और गलत फहमी में है किसी भी तरीके की कि इस्लाम को मानने वाला कोई भी इंसान इंडिया को फॉलो करेगा या इंडिया को नहीं तो इंडियन कल्चर को फॉलो करेगा, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी। देखिए हरिमोहन कौशिक जी, मैं कह रहा हूं कि अगर चाइना इस तरह के तत्वों पे रोक लगा लेता है तो भारत को क्या समस्या आएगी? मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। चाइना ने पूरी कुरान चेंज कर दी, मस्जिदें तोड़ के उनको चाइनीज आर्किटेक्चर दे दिया, कपड़े पहनने तक पे, रोजे रखने तक पे पाबंदी लगा दी। इनफैक्ट अगर आप गलती से बाहर बुर्का पहन के चले जाएंगे तो अब वो बुर्का कैंची लेके काटते हुए नजर आ जाएंगे। कांग्रीगेशन कैंप्स में रखा गया। इतनी ज्यादा कड़वी गोली अगर लेने को आप तैयार हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि हमारे मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो सर देखिए हरिमोहन कौशिक जी, ऐसी ही बातें जब 370 हट रही थी तब भी कहा गया, लेकिन हमें मोदी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास वो हो सकता है कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अब बता देता हूँ। मैं सऊदी में भी, मक्का और मदीना में भी पोस्टेड था भारत दूतावास की तरफ से। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अब चाइना के भी हाजी आ रहे हैं हज करने के लिए, और अमेरिकन भी हाजी हज करने आ रहे हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म कर दिया जाए इस्लाम, ये सोच गलत है। इस्लाम को कोई केवल उसके सभ्यता और संस्कृति को मानने की बात है। चाइना का मुस्लिम कभी भी अपनी समस्याओं के लिए सऊदी अरब की ओर मुंह नहीं उठा के देखता है, ईरान की ओर मुंह उठा के नहीं देखता है। चाइना का मुस्लिम हमेशा अपनी सरकार की ओर मुंह उठा के देखता है समाधान के लिए। बस इसी तरह के भारतीयकरण, चीनीकरण या जर्मनीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो हमारे देश का है वो इसी देश में जन्मा है, इसी देश में रहा, इसी देश में मरेगा, और धरती जो है इसी देश की है। तो कभी भी इस्लाम में नहीं सिखाया गया कि अपनी धरती जहाँ रहते हैं उसके खिलाफ कोई बात करिए। मुल्क के खिलाफ बात नहीं करना, ये धर्म में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए धर्म के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, अपने मजहब को मानना चाहिए। मजहब में सिखाया गया है कि आप जिस जमीन में रहते हैं उसको धोखा नहीं देंगे। अरे मोहम्मद अमीन साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मौलवियों की ट्रेनिंग भारत में भी एग्जिस्टेंस को मानेंगे? उस जमीन पे अगर कोई दूसरा रह रहा है तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस को मानेंगे? मैं सिर्फ सवाल ही कर रहा हूँ। वो जमीन तो आप नहीं मानेंगे, आपकी है, लेकिन नहीं हरिमोहन कौशिक जी, मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव की लहर ईरान से लेके
पूरी दुनिया में दिख रही है, इस्लामिक मुल्कों में ज्यादा बदलाव दिख रहा है। करोड़ी सिंह जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे। ईरान में परिवर्तन की बयार आ चुकी है, बुर्का उड़ चुका है, नई लहर आ रही है, नई तरह की चीजें आ रही हैं, उसके बाद भी एक कट्टरपंथी, इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? क्यों ये देश को दोबारा, किसी भी देश को दोबारा वो 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं? करोड़ी सिंह जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान में अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो उदारवादी दृष्टिकोण के हैं, अति इस्लामिक दृष्टिकोण के नहीं हैं। और उसमें भारत के विदेश मंत्री भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में रहेंगे मौजूद। तो ऐसी स्थिति में भारत भी ईरान से रिश्ता रखता है। भारत को इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अतिवादी तत्व है उससे आपत्ति है। धर्म के अगेंस्ट में न भारत है न मुझे चीन भी नहीं लगता, क्योंकि जब इस्लामोफोबिया का यूएन में रिजोल्यूशन आया तो चीन ने स्पॉन्सर किया, चीन भी स्पॉन्सर था। तो ये कहना कि चीन धर्म विरोधी है या भारत धर्म विरोधी है, कोई देश धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म का जो अतिवादी आतंकवादी रूप है या जो हिंसक रूप है उस पे नियंत्रण होना जरूरी है। अगर वो नियंत्रण नहीं होगा तो किसी भी समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। समाज एक तरह के सामंजस्य से नहीं रह सकता। इसलिए ये जरूरी है कि किसी न किसी रूप में वो जहाँ रह रहे हैं उस समाज की जो परंपराएं, उस समाज के नियम है, वहाँ के संविधान है, उसके अकॉर्डिंग रहें। और अगर उसके तरह रहते हैं तो मेरे ख्याल से किसी देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस समाज के जो नियम है, कानून है, संविधान है, उनसे हटके अगर कुछ काम करना चाहते हो और हिंसक वारदात करना चाहते हो तो वो कोई भी समाज स्वीकार नहीं करेगा और भारत भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम के जो फॉलोअर हैं, जिनको वेस्ट में इस्लाम कहते हैं, अपने यहाँ मुस्लिम कहते हैं, तो मुस्लिम अपने धर्म का अनुसरण करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतिवाद होना, हिंसा फैलाना या बाहर से पैसे लेके कुछ गतिविधियां करना वो स्वीकार्य नहीं है। और वो नहीं है, भारत में किसी भी सरकार में नहीं था मेरे ख्याल से। पहले की सरकार भी अतिवाद को स्वीकार नहीं, वो आपत्तिजनक है। मोहम्मद अमीन साहब भी यही कह रहे हैं, यानी कट्टरपंथ से मुकाबला करना। इनविटेशन दे रहे होते हैं तब सारे जो बैठे हुए होते हैं सबके मुंह में दही जमी हुई होती है। फहद हकीम जो है वो साफ कह रहे होते हैं कि दावत इस्लाम हम देते हैं, सबके मुंह में दही जमी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ, और सर जिस तरीके से अपीजमेंट होता है इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, आप खुद देख सकते हैं। और जिस तरीके से इस बार वोटिंग पैटर्न भी दिखाई दे रहा है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और रही बात ये छोटे मोटे, सर माफ कीजिएगा, वोटिंग पैटर्न पर चाहिए या फिर बरेली के मौलाना ये छोटे मोटे मौलाना नहीं है। बद्रीनाथ में क्या है, हिंदुस्तान के अंदर बरेली और देवबंदी, बद्रीनाथ बताइए कितने परसेंटेज उनको सारे लोग। चलिए, एक बात तो इस चर्चा से साफ है कि कट्टरपंथ का किसी भी देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़े उसे करनी चाहिए, और देश हित में जो भी उचित लगे उसकी सरकार को सीधा फैसला करना चाहिए, सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। इस चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।